नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने किया था आर्टिकल नंबर 175 तक किया था हमने, 175 तक। आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इनके सिर्फ टाइटल्स कर लेते हैं। देखना ये आर्टिकल्स किससे होगा। 175 तक हो चुके, 176 है ना, 177, 78, 179 और 180, इनके सिर्फ टाइटल्स कर लेते हैं। ठीक है ना। देखना 176 में क्या होगा कि जो राज्यपाल महोदय होंगे वो विधानमंडल के प्रत्येक सत्र या वर्ष के प्रत्येक सत्र को संबोधित करेंगे और नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेंगे, है ना। तो क्या इसमें राज्यपाल महोदय, राज्यपाल वर्ष का प्रथम अधिवेशन होगा, जो वर्ष का प्रथम अधिवेशन इसको संबोधित करेंगे। और जो किसी सत्र का अधिवेशन होगा उसको भी संबोधित करेंगे। तो टाइटल्स एक एक लाइन में याद रखने हैं आपको, ये है ना। 177 में राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, राज्य का महाधिवक्ता या कोई भी मंत्री यानी कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का हो, वो सदन के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। देखना महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल या कोई भी मंत्री, ये किसी भी सदन में भाग ले सकता है, सदन की बैठकों में, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद। ठीक है जी। 178 में विधानसभा की संरचना या विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी जैसे विधानसभा का अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। 179 में इसका कार्यकाल, विधानसभा के जो पदाधिकारी होगा इनका कार्यकाल कितना होगा, टेनर। और 180 में अगर पद रिक्त हो जाए, पद रिक्त होने पर, है ना, उनके स्थान पर कौन आएगा, तो पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर 180 से आगे करते हैं 181 भी। सुनो देखना 171 में क्या कि राज्यपाल महोदय वर्ष के प्रथम अधिवेशन को, किसी भी सदन का अधिवेशन हो उसको संबोधित करेंगे। ठीक है ना। 177 में जैसे महाधिवक्ता होंगे, एडवोकेट जनरल। 177 में महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन में, विधानमंडल के सदन कितने होते हैं, 2, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद में किसी भी सत्र में या किसी बैठक में वो भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। महाधिवक्ता को वोट डालने का अधिकार नहीं, वोट नहीं डाल सकते, ये वोट नहीं डाल सकेंगे दोनों, चाहे कोई मंत्री हो या फिर ये सदन का सदस्य हो। दूसरा 178 में विधानसभा के पदाधिकारी कौन होंगे, एक विधानसभा का जैसे अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष, है ना। जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नवनिर्वाचित विधानसभा यथाशीघ्र अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। जैसे यूपी में कितने सदस्य हैं, 404, है ना, एंग्लो इंडियन को मिलाकर 404। इनमें से 2 सदस्य, एक तो क्या बनेगा, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, हृदय नारायण दीक्षित, ये वर्तमान में है। प्रथम कौन थे, और आत्माराम, प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, है ना, आत्माराम खैर, ये नाम था। तो प्रथम, वर्तमान में आप ये याद रखिए, हृदय नारायण दीक्षित। ठीक है ना। तो क्या होगा, नवनिर्मित विधानसभा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। तो 2 सदस्य तो यहाँ आ जाएंगे, कितने बचते हैं फिर ये 402 सदस्य। ये जितना जल्दी हो सके उतना चुनाव करना है, एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का। ठीक है जी। ये आर्टिकल किस में है, 178 में विधानसभा के पदाधिकारी। जैसे हमने पढ़ा था लोकसभा के पदाधिकारी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अब इनके कार्यकाल की बात आती है ना। लोकसभा, ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, नोट करते रहिए आप ये साथ साथ। कार्यकाल कितना होगा, वही कार्यकाल है सामान्य से 5 वर्ष, या फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा कि नया विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाने तक। तीसरा ये रहेगा उसमें
अगर इमरजेंसी लगी तो कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। इसका मतलब संविधान मौन है एग्जैक्ट कार्यकाल के मामले को लेकर। तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, पहला ऑप्शन क्या रहेगा 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल। दूसरा बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने तक, नया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाने तक, जब तक ये ना बन जाए नए तो तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन समय से पूर्व सिद्ध कदाचार के आधार पर कार्यकाल पद से हटाया जा सकता है। मान लो किसी अध्यक्ष पर या उपाध्यक्ष पर सिद्ध कदाचार का आरोप लगा है, कोई मिसबिहेवियर कर दिया है ना और वो प्रूव हो चुका हो, अब उनको हटाया जा सकता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को हटा देंगे तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया एक तो ये विधानसभा से ही शुरू होगी, विधानसभा है ना, कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकते हैं, वहां पर उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को हटाएंगे तो कार्यकाल से पूर्व भी सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार के आधार पर। याद रहेगी चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना आर्टिकल नंबर 180 में क्या आ जाएगा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो विधानसभा का ऐसा वरिष्ठतम सदस्य जिसे राज्यपाल इस कार्य के लिए उचित समझते हो, वही लोकसभा वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल है ना। पद रिक्त हो जाए, अगर विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ, अध्यक्ष का पद, तो इनकी अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य, वरिष्ठतम एमएलए, वरिष्ठतम सदस्य यानी कि एमएलए। और इस वरिष्ठतम को कौन डिक्लेयर करेगा? इसकी घोषणा कौन करेगा? राज्यपाल महोदय। राज्यपाल जिसको उचित समझते हैं, राज्यपाल। एक बार और देखिएगा, अगर लोकसभा याद आ रहे हैं, अगर विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो विधानसभा का ऐसा वरिष्ठतम सदस्य, वरिष्ठतम एमएलए जिसे इस कार्य के लिए राज्यपाल महोदय उचित समझते हैं, वो अध्यक्ष बन जाएगा। अगर वो भी अनुपस्थित है तो विधानसभा का सीनियर मोस्ट, है ना, चूंकि वहाँ तो 402 और भी बचेंगे उसमें सदस्य, उनमें से कोई एक, है ना, तो राज्यपाल महोदय उनको नियुक्त करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो अब आगे करते हैं आर्टिकल नंबर 181 से। देखना 181 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जब पद से हटाने का कार्य विचाराधीन है ना, तो तब क्या करेंगे? अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते उस टाइम पर। आर्टिकल नंबर 181, पहले इनका हम टाइटल लिख लेते हैं। 182, 183, 184, 88, 189 और 190, इनका टाइटल लिख लेते हैं। देखना 181 में जब विधानसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का मामला विचाराधीन है, विचाराधीन कि उसको हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये मामला अभी चल रहा है, तो तब उस कंडीशन में क्या 82 में आ जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद के पदाधिकारी, जैसे उसमें एक सभापति होगा, एक उपसभापति, जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति कौन हुआ करता है? उपराष्ट्रपति। और उपसभापति का वो चुनाव करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उपसभापति और सभापति दोनों का ही चुनाव करेंगे, है ना। 183 में कि विधानसभा या विधान परिषद के जो अध्यक्ष या सभापति होंगे, इनका त्यागपत्र, ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं इसके बारे में। 84 में पद रिक्त होना, पद जब रिक्त होगा उस स्थिति में क्या होगा। अब 85 में यह आ जाएगा जब विधान परिषद के पदाधिकारी का मामला विचाराधीन हो, पद से हटाने का विचाराधीन कौन? विधान परिषद के सभापति या उपसभापति। 86 में इनके वेतन और भत्ते। 87 में सचिवालय आ जाएंगे, सचिवालय। हर सदन का अपना एक सचिवालय होगा, सेक्रेटेरिएट, जहाँ से प्रशासनिक कार्य डील किए जाएंगे,
ओके। 188 में इन्हें शपथ, विधानसभा के सदस्यों को या विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, ओथ। 89 में गणपूर्ति, कोरम, गणपूर्ति, विधान परिषद की अपनी गणपूर्ति या विधानसभा की होगी जिसको कोरम, RUM, कोरम। कोरम हमने सही पढ़ा था आर्टिकल नंबर 100 में, 100 में, है ना, यहाँ पर भी कोरम आ जाएगा, ये राज्यों के विधानमंडल के लिए कोरम। 190 में इनकी अयोग्यताएं, है ना, इसकी अयोग्यताएं, अगर कोई विधानमंडल का कोई भी सदस्य, चाहे वो MLA हो या MLC, 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहा है, 60 दिनों तक अनुपस्थित, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं फिर, ठीक है जी, ओके। देखना आर्टिकल नंबर 181 में विधानसभा अध्यक्ष का मामला जब विचाराधीन, विधानसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा, जब उनको पद से हटाने का कार्य विचाराधीन होगा तब क्या होगा, वो सदन में उपस्थित होंगे, बोलने का अधिकार होगा, उसको एक डील भी करेंगे अपनी सभा को, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, है ना। जब मामला विचाराधीन है तब क्या होगा, वोट नहीं डाल सकते अपनी, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा, ओके। विधान परिषद के पदाधिकारी, जैसे विधानसभा के 2 पदाधिकारी थे, विधान परिषद के भी 2 पदाधिकारी। नवनिर्वाचित विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। इसमें क्या हो जाएगा, एक तो सभापति, चेयरमैन, और एक डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति, उपसभापति का चुनाव होगा, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने हैं विधान परिषद के MLA, 100 होते हैं, 100 में से एक सभापति एक उपसभापति बनेगा, यानी कि 98 बचेंगे फिर वो। जैसे हम राज्यसभा में पढ़ते हैं, राज्यसभा का जो सभापति हुआ करता था वो तो ये होंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। यहाँ पर सभापति और उपसभापति दोनों का ही चुनाव होगा, ठीक है। त्यागपत्र, इनका देखना कार्यकाल कितना होगा, सभापति उपसभापति का 6 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन कार्यकाल से पूर्व भी वो त्यागपत्र दे सकते हैं। सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को देते हैं, है ना। त्यागपत्र ये किसे देंगे, सभापति किसको देंगे, उपसभापति को, उपसभापति, यानी कि ये तो इसे देंगे, रिवर्सिबल है दोनों तरफ से, सभापति उपसभापति को त्यागपत्र, उपसभापति सभापति को, ठीक है। अच्छा, पद जब रिक्त हो जाएगा सभापति और उपसभापति का, पद रिक्त होने की स्थिति में क्या होगा, जैसे विधानसभा में, विधानसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष रिक्त होने पर विधानसभा का वरिष्ठतम जो भी सदस्य होगा, ऐसे ही यहाँ पर है। अगर सभापति का पद रिक्त होता है, सभापति, तो इसका पदभार कौन संभालेगा, उपसभापति, है ना, डिप्टी चेयरमैन। अगर उपसभापति भी अनुपस्थित हैं तो विधान परिषद का जो भी सीनियर मोस्ट, है ना, यानी कि वरिष्ठतम सदस्य होगा, वरिष्ठतम सदस्य, जो भी वरिष्ठतम MLC होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सदस्य होगा, वो सभापति का पदभार ग्रहण करेगा। लेकिन ये डिक्लेयर कौन करेगा, इसकी घोषणा कौन करेगा कि कौन सीनियर है, राज्यपाल महोदय। यहाँ पर कौन करेंगे इसकी घोषणा, राज्यपाल, है ना, राज्यपाल देखेंगे कि वरिष्ठ कौन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 85 में जब ये विधान परिषद के सदस्यों का या सभापति उपसभापति का मामला विचाराधीन है पद से हटाने का, तब क्या होगा, ये अपने सदन को संबोधित तो करेंगे, वहाँ पर बोलने का भी इनको अधिकार होगा, लेकिन किसी मामले पर वोट नहीं डाल सकते। वोट डालना, वोट डालने का अधिकार नहीं, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा इन्हें। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का मामला जब विचाराधीन होगा वोट नहीं डाल सकते, ऐसे ही विधान परिषद के सभापति और उपसभापति भी वोट नहीं डाल सकते जब उनको पद से हटाने का मामला विचाराधीन होगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हिमांशु समझ आ रहा है सब कुछ, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल आना चाहिए, ओके। ये हुआ 86 में वेतन और भत्ते। देखना, विधानसभा सदस्य जैसे MLAs होंगे, MLAs या MLC, है ना, इनके वेतन और भत्ते राज्य की समाकलित निधि से दिए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 266 में पढ़ा जाएगा कि समाकलित निधि, समाकलित निधि, संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। अगर राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार की संचित या समाकलित निधि से, केंद्र सरकार का पदाधिकारी है तो उसकी केंद्र की संचित या समाकलित निधि से। सीधा सा आंसर इसका संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। संचित निधि, इसी का दूसरा नाम क्या है, समाकलित निधि, समाकलित निधि,
है ना। इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। ये समझो कि राज्य सरकार का खजाना होता है कि, है ना, जहाँ पर सारा धन होगा इकट्ठा, अकाउंट्स होते हैं उसके, संचित निधि, समाकलित निधि, इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड। यहाँ से वेतन भत्ते दिए जाएंगे जैसे भी सरकार डिक्लेयर करे। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि एमएलसी का वेतन कितना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना आर्टिकल नंबर 187 में, 187 में सचिवालय हो जाएंगे, सेक्रेटरिएट। हर सदन का अपना सचिवालय होता है। सचिवालय में उसके प्रशासनिक कार्य या जो विधानसभा विधान परिषद में कार्य हुए उनका सब रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके हेड फिर यहाँ पे से सचिव हो जाएंगे, है ना। जैसे होता है मुख्य सचिव होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव टाइप में सचिवालय। सचिवालय ये विधानसभा का अलग होगा और विधान परिषद का अलग होगा, है ना। इनमें आईएएस अधिकारी होते हैं, वो काम करते हैं फिर। ओके, शपथ, ओथ, ओथ एंड एफर्मेशन। जैसे विधानसभा के सदस्य होंगे एमएलए और एमएलसी, एमएलए और विधान परिषद के एमएलसी। एमएलए और एमएलसी को जो शपथ दिलाएंगे उस राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे शपथ, ठीक है ना। फिर इनमें से मंत्री बनाया जाएगा, किसको बनाना है, जैसे रिकमेंड करते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो एमएलए और एमएलसी को शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जब ये विधानसभा के अध्यक्ष और ये विधान परिषद के सभापति बनेंगे उस टाइम उस पद के लिए शपथ धारण नहीं करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष हमने पढ़ा था, लोकसभा अध्यक्ष क्या शपथ लेते हैं उस पद के लिए, वो शपथ नहीं लेते, क्योंकि जब वो एमपी बनकर आते हैं तभी शपथ ले लेते हैं वो एक बार। ऐसे यहाँ भी है, जो एमएलए में से एक बनेगा विधानसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, और विधान परिषद में से एक सभापति और एक उपसभापति। जब वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे अब शपथ नहीं है इस पद के लिए, और जब सभापति या उपसभापति बनेंगे इस नाम की कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। केवल जब वो विधानमंडल के सदस्य होंगे, यानी कि एमएलए होंगे या एमएलसी, इस नाम से शपथ दिलाई जाएगी, है ना। यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोबारा शपथ नहीं धारण करते हैं। ओके, आगे आइए, गणपूर्ति, आर्टिकल नंबर 189। 189 में क्या है, कोरम, कोरम, गणपूर्ति। गणपूर्ति आर्टिकल नंबर 100 में भी हमने पढ़ा था। गणपूर्ति का मीनिंग ही 10% होता है, 10% या फिर 1/10 भाग, 1/10 भाग को गणपूर्ति कहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें पढ़ते हैं हम विधानसभा में, विधानसभा में टोटल सदस्य कितने, 404। 404 का 1/10 भाग अगर निकलते हैं तो ये 40.4 निकलता है। 40 सदस्य, 40 या 41 मान लीजिए। अगर सदन में 40 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो वहाँ पर सदन की बैठक नहीं चलेगी। हाँ, अगर ये मामला है कैबिनेट मीटिंग का, मतलब कैबिनेट मंत्रिमंडल की अगर बैठक होगी, मंत्रिमंडल की बैठक का मुखिया मुख्यमंत्री हुआ करता है। मान लो मंत्रिमंडल में से वहाँ पर 5 मेंबर्स को बुलाया मुख्यमंत्री जी ने, अब उन 5 को जाना पड़ेगा, एक सीएम हो जाएंगे मुख्यमंत्री, इनकी सभा के हेड तो वही होंगे मुख्यमंत्री, इसके लिए कोरम लागू नहीं होगा। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कोरम लागू नहीं होता। सेशन जब सत्र चलता है उन बैठकों के लिए कोरम लागू होता है। मान लीजिए अगर हो जाए ना अब ये मानसून सेशन शुरू, मानसून सत्र, इसके लिए कोरम आना अनिवार्य है। लोकसभा की अगर मीटिंग है तो 40 मेंबर होने अनिवार्य है। 100 है उसमें, विधान परिषद में 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10 मेंबर, तो 10 मेंबर होना उसकी जरूरी है, तब विधान परिषद की मीटिंग चलेगी वहाँ पर। लेकिन अगर वो मीटिंग मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की, अब लागू नहीं होगा। नहीं, याद रहेगा, ये हमने लोकसभा में, संसद में भी डिस्कस किया था। ओके, 190 में क्या आ जाएगा, 60 दिनों तक अनुपस्थिति, अनर्हताएं आ जाएंगी, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन 190, है ना। किसी भी सदन का, चाहे विधान परिषद या विधानसभा का हो, विधानसभा या विधान परिषद में कोई भी सदस्य, कोई भी एमएलए या एमएलसी बिना अपने अध्यक्ष की अनुमति के अगर वो लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, सदन में नहीं पहुंचे, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन जब सदस्यता रद्द करने का मामला आता है, ध्यान दीजिएगा आप इस पर, सदस्यता रद्द करने का मामला आता है, इस पर क्वेश्चन उठता है कि ये सदस्य, इसकी सदस्यता हमें ख़त्म करनी है या रखना है। इस प्रश्न का आंसर तो देते हैं राज्यपाल महोदय, लेकिन अंतिम रूप से जो समाप्त करते हैं उस सदन का मुखिया करेगा। यानी कि विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति, ठीक है। कोई सदस्य 60 दिनों तक अनुपस्थित रहा है, चाहे वो एमएलए है विधानसभा का या एमएलसी, लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित, है ना, कंटिन्यूस 60 डेज अगर अनुपस्थित रहता है तो इनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। जब यह प्रश्न उठता है कि ये सदस्यता इनकी की जाए या नहीं की जाए, रद्द, है ना, इसके लिए तो राज्यपाल की भूमिका होती है महत्वपूर्ण। लेकिन जब उसको सदस्यता समाप्त होती है, वहाँ पर उसी सदन का हेड, यानी कि या तो सभापति या फिर अध्यक्ष समाप्त करता है, ये इसमें लिखा है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर।
आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल हुआ है 190। अब पढ़ेंगे हम 191 से 200 तक। तो ऐसे आर्टिकल ये पढ़ते चले जाएंगे। देखना 191 में क्या है, अयोग्यता से संबंधित है ना, रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन। एक मिनट, तो आर्टिकल नंबर 191, 192, 95, 196, 97, 98, 199 और ये 200। इन आर्टिकल्स का हमें सिर्फ टाइटल ही याद करना है ना। 119 में क्या है, 91 में अयोग्यता से संबंधित है ना, डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें तो अयोग्यता, अयोग्यता है ना, किसकी अयोग्यता, या तो एमएलए की, सॉरी एमएलए या एमएलसी, इनकी अयोग्यता है क्या, तो डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें है कि अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निपटारा कौन करते हैं, है ना, अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निपटारा, है ना, कि अंतिम निर्णय किसका होगा, राज्यपाल का होगा, मुख्यमंत्री का होगा, सदन के अध्यक्ष का होगा। ओके। 93 में दिया है कि कोई भी एमएलए या एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह से पहले किसी बैठक में भागीदारी नहीं करेगा, है ना, एमएलए या एमएलसी शपथ ग्रहण से पूर्व, है ना, भागीदारी नहीं करेगा। 94 में इनके विशेषाधिकार दिए गए हैं। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का मतलब प्रिविलेजेज, है ना, कोई भी एमएलए एमएलसी है उसके विशेषाधिकार क्या है, वो नहीं कि उनको कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर सत्र चलता हुआ है अब उनसे पूछताछ भी नहीं होगी। ओके। 95 में दिया है इनके वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, देखना वेतन और भत्ते तो 186 में भी अभी पढ़ा है हमने। इनके वेतन और भत्ते 186 में वेतन भत्ते कितने होंगे, 195 में वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, ठीक है, विधानमंडल के। 96 में आ जाएगा फिर धन विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल, जैसे हमने 110 में पढ़ा था, केंद्र के विधेयक होंगे, कुछ बिल्स बनेंगे, है ना, ऐसे ही राज्य के भी होते हैं, तो इसमें आ जाएगा राज्य के विधेयक। 97 में धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक, धन के अलावा, अलावा या अतिरिक्त अन्य विधेयक। ओके। 98 में कोई विधेयक कब पारित माना जाएगा, विधेयकों को पारित करना, है ना। 99 में धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, देखना इसमें भी धन विधेयक है और ये भी धन विधेयक। 96 में भी धन विधेयक, 99 में भी धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा बाद में बताई गई है और इसको पारित कराने का प्रोसेस पहले ही बता दिया गया है। ये केंद्र में भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ पर प्रक्रिया पहले ही बताई गई और क्या होगा इसकी परिभाषा वो बाद में बताई गई। ओके। और अनुच्छेद नंबर 200 में, आर्टिकल में, इसमें क्या दिया है कि विधेयक पारित होने के बाद में, विधेयक जब पारित हो जाएंगे उसके बाद में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय को भेजे जाएंगे, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं हमें, तो ये तो इसके टाइटल्स हुए, अब इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके। तो आर्टिकल नंबर 191 में अयोग्यता, देखना जो डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, जैसे हमने अनुच्छेद नंबर 101 और 102 में पढ़ा था, संसद सदस्यों की अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, ऐसे इसमें भी हैं। यहाँ पर विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताएं किन किन की, चाहे वो एमएलए की हैं या एमएलसी की अयोग्यताएं, है ना। अयोग्यता क्या, योग्यता के विरुद्ध में अगर कोई ये आ जाए, उनके पास में कोई तथ्य ऐसा प्रकाश में आए, जैसे योग्यता क्या होती है, एमएलए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद कोई कानून बना सकती है। अगर ये इसका उल्टा कर दे, मान लीजिए कोई एमएलए भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है, या तो उसने नागरिकता समाप्त की है, या फिर वो कहीं लाभ के पद पर चला गया, या अन्य दूसरा पदाधिकारी बन जाता है, या फिर वो किसी बैंक का दिवालिया हुआ है, इंसॉल्वेंट, या फिर मानसिक रूप से विकृत हुआ है, और इनके अलावा संसद अयोग्यता से संबंधित अन्य कानून भी बना सकती है। अगर उस पर अयोग्यता का आरोप लगा है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है ना। अयोग्यता क्या, या तो क्या उसने विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता, या फिर मानसिक रूप से विकृत, मानसिक विकृत, ठीक है ना रोहिन, समझ रहे हैं ना मानसिक विकृत क्या होगा। हाँ, इनबॉक्स खाली, है ना, एम्प्टी। अच्छा, कुछ होता है ना विचित्र प्राणी, उनका इनबॉक्स खाली ऊपर से। ओके। मानसिक विकृत या बैंक का दिवालिया, बैंक दिवालिया,
वीडियो देखते हुए वो जानने होंगे कि किसे कहा गया है। इनबॉक्स एम्प्टी। ओके। विदेशी नागरिकता ग्रहण की हो या मानसिक विकृत या बैंक का दिवालिया घोषित हुआ, सरकार अन्य और भी कानून बनाए। जो हमने विधान उसके लिखे थे ना, एमएलए के, सॉरी एमपी या राज्यसभा के एमपी के, सेम वही कंडीशन है। ओके, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 192 की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निपटारा कौन करता है। देखना, राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय, और एक सदन के सभापति भी होंगे अगर वो विधानसभा है और विधान परिषद है। इसका तो क्या होगा, अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति। अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निपटारा कौन करता है। अगर ये एक लाइन में क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा राज्यपाल महोदय। कि कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय कौन करता है, राज्यपाल। कोई एमएलसी क्वालिफाई है या नहीं, इसका निपटारा कौन करेगा, राज्यपाल, चाहे वो एमएलए है या एमएलसी। इसके तो एमएलए हो जाएंगे, इसके एमएलसी। कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई, राज्यपाल डिक्लेयर करेंगे। कोई एमएलसी है डिस्क्वालीफाई, राज्यपाल डिक्लेयर करेंगे इसको भी, ठीक है ना। लेकिन अगर मामला होता है ना एक दल बदल का, जिसमें हम 10वीं अनुसूची भी पढ़ेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं जिसको, कि कोई व्यक्ति अगर एक पार्टी विशेष से चुनाव लड़कर वो जीतने के बाद में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अब क्या होगा, उस पर दल बदल का कानून लग जाएगा। जो एक ये 52वां संविधान संशोधन भी था 1985 में, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर ये आरोप लगता है तो इसका निर्णय भी लोग विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे और टर्मिनेट भी विधानसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। और अगर वो एमएलसी हैं, इसका निर्णय भी सभापति करेंगे और इसे टर्मिनेट भी सभापति ही करेंगे, समाप्त करेंगे। एक बार और फिर से समझिए आप इस चीज़ को। देखो, अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निपटारा कौन करता है, एक लाइन में आंसर होगा राज्यपाल महोदय। राज्यपाल महोदय तो ये बताएंगे कि ये पर्टिकुलर एमएलए ये अयोग्य है, इसको निकाल देना चाहिए। वहाँ से निकालेगा कौन, समाप्त कौन करेगा, टर्मिनेट कौन करेगा, वो विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। और अगर कोई एमएलसी है, मान ली इसने विदेशी नागरिकता ले ली है, तो इसका निर्णय कौन करेगा कि ये एमएलसी योग्य रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, राज्यपाल इसका निर्णय करेंगे। लेकिन अंतिम रूप से उसे सभा से जो रद्द करेंगे उसकी सदस्यता, वो सभापति ही करेंगे। आए ना समझ। तो एक कार्य राज्यपाल महोदय करेंगे, एक कार्य अध्यक्ष या सभापति करेंगे। लेकिन अगर मामला आता है दल बदल का, दल बदल है ना, इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे दल बदल पर, जब आरटीओ पढ़ेंगे हम अनुसूचियाँ। दल बदल का अगर मामला है, कोई एमएलए चुनाव लड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है जीतकर, अब उस पर यह एक्ट लग जाएगा। अगर दल बदल का मामला है तो इसकी अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निपटारा ये विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ही इसकी सदस्यता रद्द करेंगे। और अगर ये एमएलसी है, एमएलसी ने दल बदल का आरोप लगाया है एमएलसी पर, इसका निर्णय कौन करेगा, सभापति। और इसे सभा से कौन निकालेगा, सभापति, है ना। दोनों कंडीशन सभापति अध्यक्ष पर लागू होती है। आया समझिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 93, एमएलए और एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी अगर सदन में भाग लेते हैं, यानी कि किसी मीटिंग में, ये आप नोट करते रहो साथ साथ। देखना 93 में अगर कोई एमएलए और कोई एमएलसी शपथ ग्रहण करने से पूर्व भी किसी मीटिंग में या सभा में भाग लेते हैं, वो है ना, चाहे वो विधानसभा की या विधान परिषद की, अब उन पर फाइन लग जाएगा। एक फाइन है ना, जुर्माना लगेगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा। कितना लगाएंगे, जितना सदन तय करेगा उस पर। और ये जो फाइन होगा, मान लीजिए उस पर एक मीटिंग के 500 रुपये लगे हैं, ये 500 केंद्र की संचित निधि में जमा कर दिए जाएंगे, है ना। फिर से देखिए, अगर कोई विधानमंडल का सदस्य, चाहे वो एमएलए या एमएलसी, अगर वो शपथ ग्रहण से पूर्व ही किसी मीटिंग में या किसी सत्र में भाग लेता है, हालांकि ऐसा होता नहीं जनरली, अगर वो फिर भी भाग लेता है, उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, फाइन लगा दिया जाएगा। ये जो यहाँ से वो फाइन उसमें पे करेगा, किस में जोड़ दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि में। ओके, आगे बढ़ते हैं। विशेषाधिकार, प्रिविलेजेज ऑफ एमएलएज या एमएलसी, जैसे अनुच्छेद नंबर 105 में हमने पढ़ा था संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, ऐसे यहाँ पर भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं एमएलएज के और एमएलसी दोनों के। अगर किसी एमएलए को किसी केस में, भले ही मामला 302 का मामला हो जाए, किसी जब सत्र चलता हुआ होता है, किसी भी एमएलए या एमएलसी को सत्र के दौरान किसी मामले में ना तो दोषी ठहराया जा सकता, ना उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता, जब तक उसके अध्यक्ष या सभापति परमिशन ना देते हैं। ये उनका एक विशेष अधिकार। और प्रत्येक विधानमंडल के सदस्य को अपनी अवमानना के विरुद्ध एक दंड देने का अधिकार भी होता है ना। उनकी अगर रेपुटेशन को ठेस पहुंची है तो उसको दंड दे सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, वेतन और भत्ते। वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। संचित निधि, संचित निधि, ये आर्टिकल नंबर
186 में भी हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था कि वेतन भत्ते कितने दिए जाएंगे, इसमें था कि कहाँ से दिए जाएंगे। ओके, आर्टिकल नंबर 196 इसमें धन विधेयक के बारे में देखना। धन विधेयक या वित्त विधेयक, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, पहले हमने पढ़ा था नीचे नंबर 110 में। धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक, 4 प्रकार के विधेयक इसमें शुरू में दिया है। ऐसे ही राज्य के जो विधेयक होते हैं, राज्य का धन विधेयक, राज्य का धन विधेयक पहले ये विधानमंडल के निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे वहाँ लोकसभा में होते थे, इसमें कहाँ पर होंगे, विधानसभा में। एक विधानसभा होगा, एक विधान परिषद। आज नॉइज बहुत हो रहा है बाहर। ओके, तो धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत होंगे, विधानसभा में। उसके बाद में नाम मात्र के लिए 14 दिन के लिए विधान परिषद में भेजे जाते हैं। फिर ये राज्यपाल की अनुमति के अगर वो पारित कर देते हैं, पहले देखते हैं मामला कौन सा है। राज्य सूची का मामला है तो कानून बन जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल अगर ये मामला अनुसूची में, कौन सी सूची, राज्य सूची का है, तो ये कानून बन जाएगा। लेकिन अगर ये समवर्ती सूची का है या फिर केंद्र का, इस पर कानून नहीं बनेगा, फिर इन्हें राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना, राष्ट्रपति महोदय। आगे देखिए, और तो ये धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, विधानसभा में। और विधानसभा में प्रस्तुतिकरण से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। सेम वही कंडीशन है जो हमने केंद्र के लिए पढ़ी थी, आप चाहे तो उस वीडियो से टेली कर लीजिए इसको, है ना। आगे, धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक देखना। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन और एक साधारण विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में तो इसमें बताया गया 97 में उन 3 विधेयकों के बारे में, ठीक है जी। आगे 98 में धन, ये जो विधेयक पारित होते हैं जब ये दोनों सदनों में पारित हो जाए, शोर बहुत ज़्यादा है आज, ओके। विधेयक जब दोनों सदनों में पारित हो जाएंगे, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में, अभी पारित माने जाएंगे, है ना। वो नहीं कि एक में पारित हुआ और पारित मान लिया गया, ऐसे नहीं होगा। 99 में धन विधेयकों की परिभाषा। धन विधेयक किसे कहेंगे, देखना। धन विधेयक प्रस्तुतिकरण तो पहले आ गया और परिभाषा बाद में दी गई है, ठीक है। धन विधेयक को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा ये पहले अनुच्छेद में दे दिया और परिभाषा इसकी बाद में दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी, ऐसे कानून जो धन से संबंधित है, जो राज्य की संचित निधि, समाकलित निधि या आकस्मिक निधि से संबंधित है, वो क्या हो जाएंगे, धन विधेयक। 200 में क्या है, विधेयक पारित होने के बाद में राज्यपाल के पास जाएंगे। जैसे विधेयक पारित हुए, अब ये राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे। और अगर वो समवर्ती सूची या केंद्र का मामला है, अब उसके बाद में राष्ट्रपति के भी पास जाएंगे, ठीक है ना। अब कानून बनेगा, ठीक है ना। तो ये 200 तक। अभी और आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप, हो जाएंगे सब।